जी, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट बस मैं इस चीज़ चेक कर लूँ। हाँ, चलो जी। ये हाँ जी, हम लोग अब डिस्कस करने लगे हैं। मैं आपको ना थोड़ी-सी एक अब नेक्स्ट थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँगा। हम लोगों ने अभी तक रिसेप्टर्स का पढ़ लिया जो कि बहुत ही बोरिंग था, लेकिन अब आपका ज़रा मज़ेदार इंटरेस्टिंग हो जाएगा टॉपिक। हम लोगों ने सबसे पहले अब न्यूरॉन्स डिस्कस करने हैं, फिर हमने इफेक्टर्स डिस्कस करने हैं। इफेक्टर्स में उसने कुछ भी नहीं लिखा, बस यही लिखा है कि जनाब 2 तरह के इफेक्टर्स होते हैं, मोस्टली ग्लैंड्स होते हैं या फिर मसल्स होते हैं। मसल्स की एग्जांपल्स मैं आपको इतनी दे चुका हूँ, ग्लैंड्स की आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक ये कि सपोज़ आपकी मम्मा खाना बनाती हैं, तो खाने की जब स्मेल आती है, तो उसकी खुशबू से या उसकी उसकी नज़र से सपोज़ कोई बहुत ज़बरदस्त रोस्ट वगैरह बना है या फिर कुछ ऐसा बना हुआ है, तो खुशबू से और देख के मुँह में पानी नहीं आ जाता, सलाइवा नहीं आ जाता? वो कैसे आ जाता है? वो यही है बस कि वो आपने देखा उस साइट ने वो स्टिमुलस था, उसके नतीजे में ब्रेन ने सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोडक्शन शुरू करवा दी। उसने आपको तैयार करना शुरू कर दिया कि भाईजान चलो खाना आ रहा है, रेडी हो जाओ। इसी तरह आपके मैदे में से उसने वो एसिड प्रोडक्शन बना करानी शुरू कर दी कि भाईजान प्रोटीन आने वाली है, तैयार हो जाओ। तो जस्ट ये ग्लैंड्स को उसने एक्टिव किया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको गर्मी लगी, पसीना आया, कैसे आया? सेम, गर्मी लगी, उसको रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, थर्मो रिसेप्टर्स ने दिमाग को बताया, दिमाग ने जनाब ने ये स्वेट जो जो हमारे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, उनसे पसीना शुरू करवा दिया, पसीना आया, इवेपोरेशन हुई, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये मैं 2 एग्जांपल्स हमने समझ ली, और मसल वाली मैं आपको पहले बता दी थी ना। अब हम देखने देखने लगे न्यूरॉन्स। यार ये 2 न्यूरॉन्स बनाए मैंने, ठीक है? ये आपस में भाई हैं, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू। तो हम लोग देखना है कि चिंटू-मिंटू आपस में कैसे बातें करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ पहले तो कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहूँगा। जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स बेसिक हमारे पास जो फंक्शनिंग पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो ये न्यूरॉन्स ही हैं। लेकिन क्या हमारे ब्रेन के अंदर हमारे अपने क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या जो पेरिफेरल नर्व्स हैं हमारे, क्या इनके अंदर सिर्फ न्यूरॉन्स ही है? मतलब बात करने का पूछने का मकसद है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या सिर्फ न्यूरॉन्स ही बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? तो जवाब है जी नहीं। अच्छा फिर, यार ऑलमोस्ट 50% न्यूरॉन्स होते हैं जिनका असल काम है ट्रांसमिशन का, लेकिन ये इतनी मेहनत वाला काम करते हैं। आपको पता है 1 सेकंड में 100 मीटर तक इम्पल्स ले जाते हैं 1 सेकंड में। मतलब ये स्पीड बता रहे हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि 100 मीटर का न्यूरॉन है और वो 1 सेकंड में। मैं कह रहा हूँ कि उसकी इम्पल्स की स्पीड इतनी है कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इम्पल्स जाती है इनके ऊपर, इतना काम करते हैं ये। और कितनी इम्पल्सेस जाती है, कितनी सेंसेशंस जाती है, हर टाइम कुछ आंखें देख रही हैं, हर टाइम कान कुछ सुन रहे हैं, हर टाइम जिस्म कुछ महसूस कर रहा है, हर टाइम दिमाग कुछ सोच रहा है। तो ये मुसलसल काम कर रहे हैं। तो इनकी देखभाल के लिए भी हमें न्यूरॉन्स सेल्स चाहिए। तो 50% हमारी जो सेल्स होते हैं ना नर्वस सिस्टम के, वो सिर्फ इन न्यूरॉन्स की खिदमत के लिए रखे हुए हैं अल्लाह पाक ने। उनको कहते हैं न्यूरोग्लाया। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लाया। तो उनमें मल्टीपल से टाइप के सेल्स आते हैं जो कि कई तरह के फंक्शन करते हैं। इनको प्रोटेक्शन देना, इनको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, एक बात तो मैंने आपको ये बता दी न्यूरोग्लाया के बारे में। दूसरा मैंने आपको ना इस सेल के इस न्यूरॉन के पार्ट्स बताने थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला जो ये पार्ट है ना, ये सेल बॉडी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस बनाया है मैंने। ठीक है, चेहरा नहीं है इसका, ना आंखें होती है ना मुंह होता है, पता चले सर को बता रहे हो कि अच्छा, इसके सिर्फ ये न्यूक्लियस है और ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, जिस तरह अब बॉडी क्या होती है, मतलब ये सेल है ना, न्यूरॉन एक सेल है, इसकी एक बॉडी है, तो इसलिए मतलब उसकी बॉडी कह रहा हूँ। ये बॉडी है, ये इसकी ना प्रोजेक्शंस निकली हुई हैं। प्रोजेक्शन समझती हो? मतलब उसने जिस तरह हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, हमने कहा था वो प्रोजेक्शंस बनाता है, उसी तरह ये कुछ प्रोजेक्शंस है। इन्हें कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। मतलब प्रोटोप्लाज्मिक मतलब कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। आप साइटोप्लाज्मिक भी कह सकते हो प्रोजेक्शंस या प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो खैर प्रोटोप्लाज्मिक आपकी बुक में यूज़ किया है, इसलिए मैंने कहा ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं एक ही सेल की। ठीक है, कि यही सेल है, इसने अपनी ऐसे ऐसे ना ये प्रोजेक्शंस दी हुई हैं। अब दो तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, एक होती है डेंड्राइट्स या डेंड्रोन, एक होती है एक्सोन। ठीक है, डेंड्राइट्स किसे कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं वो जो कि आपकी
तरफ, जो सेल बॉडी की तरफ लेके जाती है, मतलब जो इस तरह, जो इसकी तरफ इम्पल्स को, करंट को लेके आएगी ना, सॉरी, जो इसकी तरफ करंट को लेके आएगी उसे कहेंगे डेंड्राइट, और जो इससे अवे लेके जाएगी ना उसे, सेल बॉडी से, उसे कहेंगे एक्सोन। ठीक है, मतलब अगर आप में नहीं याद रहता तो आपको इस तरह बताऊं, वो हम लोग देखते हैं टॉम एंड जेरी में, इस तरह एक चीज़ होती है वो ग्रास को साफ करने के लिए। तो उसमें देखो, अगर हम उसी तस्वीर को लेंगे तो इससे ना ऐसे खींच खींच के, जिस तरह वेपर फेरते हैं उस तरह खींच खींच के ना हम लोग सफाई करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं, ये किस तरफ को मूव कर रहे हैं, इस तरफ को, और ये बड़ा डंडा जो होता है वो किस तरफ को मूव कर रहा है, इस तरफ को। तो जो बीच में सेल बॉडी है, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि डेंड्राइट्स जो है वो टुवार्ड द सेल बॉडी लेके जाते हैं, और एक्सोन्स जो हैं वो अवे द सेल बॉडी लेके जाते हैं। आपने इस तरह याद रखना है इस बात को। ठीक है, मैं आपको मजीद बताता हूँ। अब ये बातें आ गई सेल बॉडी का, मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताना है माइलिन शीथ का। ये माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ क्या होती है? जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया ना, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये क्या होती है? कपड़े होते हैं न्यूरॉन्स के। ठीक है, मतलब ये जो एक साइड की दिखाई है ना, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करूँ, यहाँ से मैं काट के आपको दिखाऊँ ना, तो आपको नजर आएगा कि बीच में ये न्यूरॉन पड़ा है जो गुजर है, और इसके गिर्द ऐसे माइलिन शीथ लिपटी हुई है। आई समझ? ये इस तरह है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ही है, ये इस तरह लिपटी हुई होती है। हमें बस हम दिखाया नहीं कभी किसी ने, तो ये इस तरह होती है, बीच बीच में, मतलब गैप छोड़ छोड़ के जो एरिया, ये जो होता है इसे कहते हैं माइलिन शीथ। और ये कौन बनाती है? ये बनाते हैं एक किस्म के न्यूरोग्लाया। अच्छा, न्यूरोग्लाया ना सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं, सबको, जितने भी वो 50% जो खिदमत गुजार हैं न्यूरॉन्स की, उनको न्यूरोग्लाया कहते हैं। सब एक किस्म के नहीं होते। ठीक है, कहते सबको ओवरऑल न्यूरोग्लाया ही है, लेकिन उसमें कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो इनको खाना खिलाते हैं, कुछ होते हैं जो इनकी सफाई करते हैं, कुछ होते हैं जो इनको माइलिन शीथ बना के देते हैं, तो इनको कपड़े पहनाते हैं। तो जो माइलिन शीथ बनाने वाले होते हैं ना, उनको कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। ये भी न्यूरोग्लाया है, बिल्कुल न्यूरोग्लाया है, लेकिन ये उनकी एक लाइक आप स्पेसिफिक मैंने कर दिया, ये श्वान सेल्स है, ये माइलिन शीथ बनाएंगे। अच्छा, जो माइलिन शीथ के बीच वाला एरिया होता है ना, जो ये वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं नोड। जहाँ पे कपड़े नहीं है ना, जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, इसे कहते हैं नोड। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन हमने देखा था करंट गुजरता है। मैं आपको बताया था कि इनके ऊपर से ना करंट गुजरता है। तो जो माइलिन शीथ की वजह से पता है क्या फ़ायदा होता है? करंट जल्दी गुजरता है, ये फ़ायदा होता है कि वैसे करंट ने गुजर के जाना था पूरे इसके ऊपर से, पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर से जाते 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 यहाँ तक पहुँचना था, ऐसे करना था ना। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कर दिया? अल्लाह पाक ने माइलिन शीट रख दी जगह जगह पे। मैं ज़रा थोड़ी साफ कर दूँ तस्वीर। हाँ, अल्लाह पाक ने क्या किया? अल्लाह पाक ने ना जगह जगह पे माइलिन शीट रख दी, लाइक यहाँ यहाँ से ना इनको इनके गिर्द माइलिन शीट लपेट दी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नर्व इम्पल्स आएगी ना, वो, जो करंट आएगा वो सिर्फ यहाँ आएगा। ठीक है, फिर वो आएगा, सॉरी, ये इधर आएगा, नोड के ऊपर आएगा, ये माइलिन शीट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे। तो वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो जल्दी नहीं जाएगा। बजाय उसके कि वो सारे को करता हुआ जाता, उसे डायरेक्ट इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, जंप करता हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे आप समझ लो। इसको मैं मजीद आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप मेरी बात समझ आई। तो इसकी वजह से ना कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है इम्पल्स की, ये करंट जल्दी से गुजरता है। और जिसमें तारें होती हैं ना, हमारे केबल लेके आते हैं तारे, बाज़ तारें होती हैं अच्छी होती हैं, कॉपर की होती हैं, बड़ी जल्दी करंट गुजारती हैं, सड़ती भी नहीं है जल्दी, और बाज़ हल्की सी होती हैं। तो ये तारों को, कह लो न्यूरॉन्स को अच्छा बना देता है, इससे जल्दी करंट गुजरता है। तो जिस न्यूरॉन को आपने जल्दी, आपको पता है क्यों क्यों जल्दी करंट ना, एक तो मैंने आपको समझाया कि देखो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करंट जाता है, तो वो ऐसे तो नहीं जाता, उसके लिए चीज़ें चाहिए। तो एक तो माइलिन शीथ का आ गया, और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, आपकी कमर से लेके आपकी, कह लो जो ये मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की या फिर राइट हैंड की, यहाँ तक, यहाँ तक एक सिंगल न्यूरॉन है। इतना लंबा न्यूरॉन, इतना लंबा सेल, कभी सोचा है? इतना लंबा सेल है ये, इसकी सेल बॉडी पड़ी है पीछे कमर में, और वहां तक जा रहा है इसका एक्सोन, आपके मसल को, या फिर आपके सपोज वहां से आ रहा है इसका डेंड्राइट, आपके उसको स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इतने लंबे लंबे होते हैं ये न्यूरॉन्स। छोटे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाज होंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर छोटा सा पड़ा होगा, शुरू होती खत्म हो जाएगा, ऐसे भी होंगे, उनका अपना काम है।
तो ये होता है अपने पास, हमने कुछ बेसिक सा मैंने आपको समझाया। अब मैंने आपको मज़ीद अगर आपको सिनेप्स याद है तो जल्दी से बताओ क्या होता है सिनेप्स? शाबाश। हाँ, ज़बरदस्त। सिनेप्स होते हैं जो जंक्शन होते हैं ना, इनको कहते हैं सिनेप्स। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब सिनेप्स पे ना जो करंट है वो डायरेक्टली नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। सिनेप्स पे करंट डायरेक्टली नहीं ट्रांसफ़र हो सकता, तो एक बड़ा ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू ना ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोग आगे सिनेप्स का टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ बातें समझ आई हैं? तो यहाँ तक अगर कुछ समझ आया है तो हम लोग बुक की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो जी बिस्मिल्लाह। ये सॉरी, ये अपने पास आ गई बुक, न्यूरॉन्स पढ़े हैं हम लोग। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स। वाह भी वाह, बहुत शुक्रिया आपका। और है ना, इसके अलावा कहते हैं कि न्यूरोग्लाया भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम को न्यूरोग्लाया बनाते हैं। वाह भी वाह। न्यूरोग्लाया क्या करते हैं? ये खाना खिलाते हैं न्यूरॉन्स को। अच्छा, प्रोटेक्शन देते हैं, माइलिन शीट बना के प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, बहुत ही फ़ायदा कर दिया आपने हमारा। 3 तरह के फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। 3 तरह के, कौन-कौन से? एक सेंसरी, एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट, या मोटर। हाँ, सेंसरी का साथ मैंने बताया था कि वो जो सेंसेशंस को लेके जाते हैं दिमाग तक। मोटर का साथ मैंने बताया था वो जो ब्रेन से लेके आते हैं सेंसेशंस को मसल्स तक या ग्लैंड्स तक। तो ये एसोसिएटिव, ये इंटरमीडिएट, ये रिले, ये कहाँ से टपक पड़े? यार ये है ना दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होते हैं। मतलब आप यूं कहो कि सेंसरी ला के देता है इनको, एसोसिएटिव को। एसोसिएटिव फिर मोटर को करते हैं और मोटर फिर बाहर लेके जाते हैं। आपको ना मैं एक तस्वीर दिखाऊं, उससे आपको मैं समझाऊं इस टर्म को। तो यूं समझो, ये एक अपने पास न्यूरॉन गया जो कि सेंसरी था, जाके इसने दिमाग यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे रुका, खत्म हुआ। यहाँ बीच में एक आया ये वाला एसोसिएटिव न्यूरॉन या फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन, छोटा सा। इसने यहाँ से स्टिमुलेट हो गया, इसने फिर स्टिमुलेट किया हमारे मोटर न्यूरॉन को। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन हमारे पास जाके फिर मसल्स को करेगा। तो ये बात थी। तो अभी आप इसको इतना समझो, बाकी मैं आपको बहुत मज़ीद समझा दूंगा। अब हम लोगों ने समझा, आप लोगों ने समझ आ गई ना कि न्यूरॉन्स वगैरह क्या होते हैं, इसके डेंड्राइट एक्सॉन्स क्या होते हैं। तो ये ना मुख्तलिफ तरह के तारे हैं। ऐसा नहीं है आपके घर में पाइपिंग हो तो क्या एक तरह का ही पाइप हर जगह लग जाता है? नहीं, कहीं मोटा लगता है, कहीं पतला लगता है, कहीं गोल लगता है, कहीं चौड़ा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लगते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। सेम चीज़ है, बेसिक चीज़ सेम है। हम लोग अभी देख लेते हैं बेसिक चीज़ क्या है, बताई मैंने कहता है सेल बॉडी होगी। ठीक है, वो चीज़ें जो लेकर आ रही होंगी उसे डेंड्राइट कह देंगे। एक मिनट, मैं ज़रा मैंने बदल लूँ। वो चीज़ें जो लेके आएंगी उनको हम लोग डेंड्राइट्स कह देंगे। इसी केस में ये आ गए, और इसके केस में ये एक ही डेंड्राइट है जिसे डेंड्रोन कहेंगे। इनके केस में देखो कितने मल्टीपल थे। इसी केस में भी मल्टीपल थे, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। इसमें तो ले दुनिया बदली पड़ी है। इसमें देखो कितने ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, इसमें एक डेंड्राइट है। ठीक है, तो ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरॉन। जिसका अल्लाह पाक ने जिस काम के लिए बनाया वो उस हिसाब से ही तैयार है। और कुछ ऐसे आपको होंगे। और एक्सोन्स मोस्टली सिंगल सिंगल, ये सारा एक्सोन, ये सारा अपना एक्सोन, सॉरी 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 सॉरी, ये एक्सोन आ गया, ये सेल बॉडी, ये एक्सोन आ गया। तो अब कुछ आपने एक्सोन देखे वो अनमाइलिनेटेड है, उसके ऊपर माइलिन शीथ है ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। जिन्होंने जल्दी जल्दी काम करवाना है, दूर दूर तक लेके जाना है, उन पे माइलिन शीथ है। कौन बना रहा है? शवान सेल्स बना रहे हैं। शाबाश। और माइलिन शीथ के दरमियान वाला हिस्सा नोड कहलाता है। ये पूरा एक्सोन है, ये माइलिन शीथ है, और ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, ये जो भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपने पास मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हो गए। साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स दो मेन टाइप्स हैं। डेंड्रोन्स हैं जिनको जो ज़्यादा हो तो डेंड्राइट्स कहते हैं। एक्सोन्स हैं जो कि अवे लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आगे ये मीटर लॉन्ग भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया एक्सोन्स आपकी उंगली से लेकर आपकी कमर तक हो सकते हैं। निस्सल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? निस्सल ग्रैन्यूल्स यार राइबोसोम्स होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप इस तस्वीर में देखो, ये जो इसके पिंपल से नहीं निकले हुए, हाँ, ये सेल बॉडी के अंदर ये है निस्सल ग्रैन्यूल्स। बस निस्सल ग्रैन्यूल्स है, क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम्स होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये मोर देन इनफ है फिलहाल हमारे लिए। हम बड़ा यहाँ कोई, ठीक है, निस्सल ग्रैन्यूल्स आ गए बस। बहुत ज़्यादा आपने रफ सी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड की हुई है, बनता नहीं है बच्चों को इतने ज़्यादा करना, लेकिन चलो। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक गोल्जी प्लेटस आ गया, सेल बॉडी आ गया।
या फिर आपका टीचिंग सिस्टम भी इतना अच्छा हो कि बच्चों को फिर समझाओ भी इसी तरह। खैर छोड़ो, बस इसको निकालो, अल्लाह खैर करे, आगे फिर इंशाल्लाह बेहतरी है। फिर अपने पास आ गया, फिर वो कहते हैं जो एक्सोप्लाज्म ना न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है, भला वो एक्सोन के अंदर हो, भला डेंड्राइट के अंदर हो, है तो साइटोप्लाज्म ही। उसके अंदर ना जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो भी पाई जाती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पानी हो, वहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं, न्यूरोफिब्रिल्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ फर्स्ट टाइम आप पढ़ के आए और मेरे से बेहतर जानते होंगे। तो मतलब जहाँ साइटोप्लाज्म वहाँ ऑर्गेनाइज, ठीक है, इन शॉर्ट। तो ये इसमें लिखा हुआ है। जो सेल बॉडी जिसको हम सोमा कहते हैं, वो क्या होती है, वो न्यूट्रिशन पार्ट होता है। यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस कहाँ पड़ा होता है, सेल बॉडी में। तो प्रोटीन्स कहाँ बननी है, सेल बॉडी में। तो जो जो मतलब लिविंग, एक्चुअल लिविंग पार्ट, वो तो अपेंडेजेस है एक तरह से, जो प्रोसेसेस हैं एक्सोन डेंड्राइट्स वगैरह। तो अगर वो कट भी जाए ना तो इतना मसला नहीं होता, वो दोबारा रीग्रो कर जाती हैं। लेकिन अगर सेल बॉडी तबाह हो जाए ना, तो न्यूक्लियस अगर तबाह हो जाए, बस फिर बात खत्म, फिर जो करना है आपने कर लो। एक बात ये उसने बताई हुई है कि अगर ये खत्म हो जाए तो दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात उसने ये बताई हुई है कि जो न्यूरॉन्स है ना, वो एक दफा मैच्योर हो जाए तो दोबारा डिवाइड नहीं करते। मतलब न्यूरॉन्स, इसने दो बातें इकट्ठी लिख दी हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर दी है। पहली बात उसने ये लिखी है कि न्यूरॉन्स के अगर डेंड्राइट्स या एक्सोन्स कट जाए ना तो दोबारा ग्रो कर लेते हैं। दूसरी बात उसने ये लिखी है कि न्यूरॉन्स अगर एक दफ़ा मैच्योर हो जाए तो डिवाइड नहीं करते। यहाँ उसने ये बात करना चाहिए कि अगर सपोज कुछ न्यूरॉन्स आपके मर गए, किसी बंदे का फालिज हो गया, उसके कुछ न्यूरॉन्स मर गए, तो क्या जो बचे हुए न्यूरॉन्स हैं वो बाकी जो मरे थे न्यूरॉन्स उनको नए बना के रिप्लेस कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स परमानेंट टिश्यू होता है, एक दफ़ा मुकम्मल न्यूरॉन डैमेज हो गया तो उसको नहीं दोबारा बनाया जा सकता। हाँ, अगर उसका डेंड्रोन खराब हुआ है, उसका एक्सोन कटा है, तो वो रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हाँ, इसी लेकिन अब आप होगी साहब भाई, ये क्या बात हुई? हमने पेशेंट देखे हैं, फालिज का मरीज होता है, दिमाग का हिस्सा डैमेज होता है, और कुछ अरसे बाद, आधे साल बाद या कुछ महीनों बाद, वो उसका हिस्सा कंट्रोल काबू में आ जाता है, ठीक हो जाता है, फंक्शन आ जाता है। तो बच्चे, उसकी वजह ये नहीं है कि वो दोबारा नया उस जगह टिश्यू बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बाकी दिमाग बचा हुआ होता है ना, वो कंट्रोल ले लेते हैं उस पार्ट का। दिमाग के दो हिस्से हैं ना, और दोनों ही ऑलमोस्ट पूरे बॉडी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, बाद हम लोगों ने देखा कि जो राइट हैंड लोग होते हैं उनका लेफ्ट दिमाग काम करता है, जो लेफ्ट हैंड होते हैं उनका राइट ज्यादा काम करता है। तो मतलब ये राइट भी कंट्रोल कर सकता है, लेफ्ट भी कंट्रोल कर सकता है। तो एक साइड डैमेज हो जाए ना तो दूसरी कंट्रोल संभाल लेती है, वो इस तरह होता है। लेकिन जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, जिस तरह के स्किन के, अगर आप कट लगे या फिर चीज़ वहाँ से कुछ सुई स्किन अल्लाह ना करे उखड़ जाए, उतर जाए, तो क्या वो रीग्रो नहीं कर जाती? वो कर जाती है। स्किन एक परमानेंट टिश्यू नहीं है, वो डिवाइड कर सकता है। लीवर है, आपको पता है अगर आपके आधा लीवर या आधे से ज़्यादा लीवर भी उतार दिया जाए और किसी को दे दिया जाए, तो आपका अपना लीवर 2 हफ्तों में दोबारा बन जाएगा। 150 किलो का लीवर होता है, डेढ़ सॉरी मतलब 1500 1500 ग्राम का, यानी कि 1.5 किलो का लीवर होता है। मैं आधा लीवर निकालने की बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या, मैं 750 मिलीग्राम, 750 ग्राम लीवर छोड़ दूंगा आपका, लेकिन वो 750 ग्राम 2 हफ्तों में दोबारा बना लेगा। लेकिन न्यूरॉन्स में ऐसा नहीं है, जितना ब्रेन का इशू टिश्यू में निकाल दूंगा ना, वो निकल गया बस। अब जो बाकी बचा ब्रेन है, उसने जो करना है वो करना है। ये यहाँ इतनी इस लाइन का ये मतलब है जो मैंने इतना समझाया। न्यूरॉन्स वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड एनी फर्दर। मतलब वंस मैच्योर, एक दफा बड़े में जैसा मैच्योर हो गए, बच्चों में इनमें फिर भी कुछ रेप्लिकेशन की होती है। ठीक है ना, बच्चों में नहीं, मतलब जो डेवलपिंग टिश्यूज होते हैं, बस ये एक्स्ट्रा बातें हैं छोटे से। इफेक्टर्स आ गया। इफेक्टर्स क्या होते हैं? वही जो ग्लैंड्स होते हैं और मसल्स होते हैं, बस खत्म। अगला टॉपिक आएगा रिफ्लेक्स आर्क, अगले